हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11 के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, बेगार या बंधुआ मजदूरी से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना। अधिकारों का महत्व। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं लीं। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलवाए। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिकारों का घोषणा पत्र। संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1928 में। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अगला प्रश्न है, संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और सरकार भी जिसका उल्लंघन नहीं कर सकता, उन्हें क्या कहा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं सरकार करता है। ये कथन असत्य है।
मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3। संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समता का अधिकार। समता का अधिकार कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, रोजगार में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति का शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की संगठित होने का, भारत में कहीं भी आने जाने का, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का, कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभियुक्तों और सजा पाए गए लोगों के अधिकार। अगला प्रश्न है, एक में जाति व दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जिसे निम्न में से किस अधिकार के अंतर्गत समाप्त करने का प्रयास किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समता का अधिकार। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण हैं। एक में जाति व दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट और पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति के साथ निम्न में से किसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, किसी भी आधार पर नहीं। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। इसे किस अधिकार के द्वारा समाप्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समता के अधिकार। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 क्लोज 4। अनुच्छेद 16 क्लोज 4 इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। अगला प्रश्न है, अवसर की समानता का अर्थ है कि? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी लोगों को समान अवसर मिले। अगला प्रश्न है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न है, किसी भी लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, समता और स्वतंत्रता। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगें। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ये कथन असत्य है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। अगला प्रश्न है, जीवन के अधिकार का अर्थ है कि? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, व्यक्ति को आश्रय का अधिकार और आजीविका का अधिकार। न्यायालय ने माना है कि जीवन के अधिकार का अर्थ है व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का अधिकार, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। अगला प्रश्न है, निवारक नजरबंदी के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन सत्य है? पहला है, यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है। दूसरा है, निवारक नज़रबंदी अधिकतम 6 महीने के लिए हो सकती है। 4 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है, लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिनियम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न में से किसके आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वह शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के हो। अगला प्रश्न है, न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान निम्न में से किस अधिकारों की व्यवस्था करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। अगला प्रश्न है, देश में करोड़ों गरीब, दलित, शोषित और वंचित है। इन लोगों का होने वाला शोषण को किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेगार। अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित है या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा या बेचा जाता था। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 वर्ष। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या किसी अन्य खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में निम्न में से किस स्वतंत्रता को माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमित। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता।
अगला प्रश्न है, किसी समुदाय को निम्नलिखित में से किसके आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। धर्म, भाषा और संस्कृति। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटे हैं। ऐसे अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। रिट और प्रादेश। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, डॉक्टर BN राव ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। दूसरा है, हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर केवल सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन सही नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफ़ी नहीं। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी कर सकते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आदेश के द्वारा जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है तब उस आदेश को जारी करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परमादेश। परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। अगला प्रश्न है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें ऐसा करने से रोकने के लिए डैश जारी करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निषेध आदेश। निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती हैं तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर डैश द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्प्रेषण रेट। उत्प्रेषण रेट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। अगला प्रश्न है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तब न्यायालय डैश के द्वारा
उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1993 में। यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी रहती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू कराया जा सकता है। दूसरा है, नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसीलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों की सूची में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख बात है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, और वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में निम्नलिखित में से किस कार्य को सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। शिक्षा का अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था लागू करना और काम का सीमित अधिकार, जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना आदि सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, संविधान का 42वां संशोधन निम्न में से किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1976 में। वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐसा अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायालय की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी-कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है, तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक हैं। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1973 में। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 क्लोज क के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस मुकदमे से समाप्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती मामला। न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से समाप्त हुआ। इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा कि संविधान की कुछ मूलभूत ढांचागत विशेषताएं हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।